यस, तो हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में बेटा हम फैक्टराइजेशन का एक ऐसा टाइप देखेंगे और सीखेंगे जिसमें हमें सेकंड बोले तो मिडिल टर्म में, या फिर आप कह सकते हो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स जो होगा वो एक अंडर रूट की वैल्यू होगी, है ना। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को, इस टाइप के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जिसमें x का कॉफिशिएंट एक अंडर रूट वैल्यू होती है और बाकी के अदर टू टर्म्स जो हैं वो सिंपल मेरा एक नॉर्मल रियल नंबर होता है। मींस एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ होगा लेकिन अंडर रूट नहीं होगा, और लास्ट टर्म बोले तो कांस्टेंट टर्म जो होगा वो भी एक मेरा एक नेचुरल नंबर होगा। सिर्फ टाइप कौन सा है जिसमें x का कुछ कॉफिशिएंट है वो एक अंडर रूट की वैल्यू हो। तो हम इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन क्लास 9th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल्सो फॉर क्लास 10th। ठीक, तो प्रोसेस समझते हैं इसका हम कैसे रहेगा। जैसा कि हमने पहले सीखा था बेटे, या फिर हम सीखते हुए आए हैं कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम पहले आइडेंटिफाई करें कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट टर्म क्या है। सो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे आप कहोगे सर कुछ भी नहीं है, लेकिन 1 है। 1 दिख नहीं रहा है लेकिन 1 है। ठीक, तो एक्स स्क्वायर का क्या कॉफिशिएंट हो गया 1। किसी क्वेश्चन में हो सकता है हमें दिया रखा हो तो उसकी कोई बात नहीं है। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट है +3√3 और कांस्टेंट टर्म क्या है मेरा -30। इतनी बात हमें समझ में आती है। ठीक है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और हम इसको फैक्टराइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कौन से मेथड से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक बेटे, तो हमने पहला स्टेप आइडेंटिफाई कर लिया सारे कॉफिशिएंट। स्टेप नंबर 2, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट मींस ये सब हम काम रफ में करेंगे साइड में। एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई मींस 1 का मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, लास्ट टर्म के साथ, विद साइन। क्या, विद साइन, साइन के साथ। मींस एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट प्लस का 1 है और लास्ट टर्म क्या है मेरा माइनस का 30। तो मैंने माइनस के 30 से क्या करा, मल्टीप्लाई करा, मुझे क्या मिला -30। तो स्टेप नंबर 2 क्या था, स्टेप नंबर 2 ये था कि एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा लास्ट टर्म को, लेकिन इनके साइन भी मैं क्या करूंगा, इंक्लूड करूंगा। ठीक है, इतनी बात मुझे समझ में आती है। -30 मिला। अब स्टेप नंबर 3, थोड़े टाइम के लिए इस साइन को इग्नोर करके, इग्नोर दिस साइन फॉर सम टाइम, इग्नोर this sign for short period of time, for short time। थोड़े टाइम के लिए साइन को इग्नोर करके मैं इस 30 के प्राइम फैक्टर्स करूंगा। क्या करूंगा, प्राइम फैक्टर्स करूंगा। तो जब मैं इस 30 के प्राइम फैक्टर्स करूंगा प्यारे बच्चों, तो मुझे मिलेगा 2 × 3 × 5। क्या मिलेगा, 2 × 3 × 5। एक काम करते हैं, अपनी तरफ से इंटू 1 और कर देते हैं, हो सकता है हमें जरूरत पड़ जाए इसकी आगे। वैसे तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन तब भी हम 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं कि अपनी सुविधा के लिए, कि हमें आगे के फ्यूचर में दिक्कत या इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 में मैंने क्या करा, इस सिर्फ 30 के क्या करें, प्राइम फैक्टर्स करें। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। ओके, देखो एक बात तो है, अभी तक हम सीख के आए हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म का मतलब होता है कि इस मिडिल टर्म को हमें 2 पार्ट्स में क्या करना है, स्प्लिट करना है। कैसे, देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो हमारे बिल्कुल एज इट इज रहते ही रहते हैं, सिर्फ ये बीच वाला टर्म जो होता है ना, ये 2 टर्म में स्प्लिट हो जाता है। ये सब सीख के आए हैं। तो जब ये 2 टर्म में स्प्लिट होगा प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, तो ये रूट वाली जो वैल्यू है ना √3, ये तो दोनों में आएगा ही आएगा, दोनों टर्म्स में।
समझे बात को। और इसके साथ कोई ए और बी दो वैल्यू और होंगी जो इनके साथ आ रही होंगी। ठीक, फिर से जब मैं स्प्लिट द मिडिल टर्म करता हूं तो हम ऑलवेज इस x के कोफिशिएंट मींस x का जो टर्म होता है ये इसको स्प्लिट करते हैं, दो पार्ट्स में करते हैं। पर अंडर रूट वाली केस में क्या है, इसमें दोनों में अंडर रूट 3 आएगा ही आएगा। और इन दोनों के साथ कोई दो नंबर और होंगे, हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो, मतलब 2 और 1 हो, 3 और 1 हो, 1 और 3 हो, कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं जानता। ठीक, और दोनों के साइन भी नहीं जानता, दोनों प्लस के भी हो सकते हैं, दोनों माइनस के भी हो सकते हैं, एक प्लस का एक माइनस का या फिर एक माइनस एक प्लस का, कैसे भी हो सकता है। ठीक, और इसके साथ ये लास्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म तो आएंगे ही आएंगे। ठीक बेटे, अब मेरा मेन टारगेट क्या बचा, मेरा मेन टारगेट बचा कि ये टर्म में a की वैल्यू क्या है और इस टर्म में b की वैल्यू क्या है। ठीक, और इन दोनों के साइन कैसे हैं, प्लस माइनस का मतलब है कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं जानता। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आने वाला है, बहुत ध्यान से समझना बेटा। अब क्या करूंगा मैं इन दोनों टर्म्स का a√3 और b√3 का क्या करने वाला हूं क्या बच्चों, मल्टीप्लाई करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं, मल्टीप्लाई करने वाला हूं। जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा a, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं, तो a इंटू बी √3 इंटू √3 3, तो ये हो जाएगा 3ab। ठीक, क्या किया मैंने, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा। ठीक है, क्यों करा सर, क्यों करा, ये भी तो होता है क्यों करा, वो इसीलिए करा क्योंकि हम ये वेरीफाई करते हैं। ये चीज मैं आपको a और b की वैल्यू निकालने के बाद बताऊंगा कि मैंने इसका मल्टीप्लाई क्यों किया। ठीक, अभी मैंने फिलहाल इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, साइन के साथ नहीं, सिर्फ टर्म्स को, तो 3ab आ गया। अब इस 3ab के 3 से, इस 3ab के 3 से मैं डिवाइड करूंगा इस 30 को, क्या करूंगा, इस 30 को डिवाइड करूंगा, क्या मिलेगा मुझे 10, क्या मिला मुझे 10 मिल गया। अब लास्ट स्टेप है बस मेरा, अब इस 10 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स करूं तो ये आएंगे 2 इंटू 5 और इंटू 1 और कर दे रहा हूं अपनी तरफ से। तो इसका मतलब ये है बेटे, हर हाल में a और b की जो वैल्यू आएगी वो इन्हीं 3 प्राइम फैक्टर्स में से कोई में, इन दो प्राइम फैक्टर्स में से कोई भी एक होगी। मतलब a की हो सकता है 2 हो, या फिर a की हो सकता है 5 हो, b की हो सकता है 2 हो, या b की हो सकता है 5 हो, कुछ भी हो सकता है। तो 1 बाय 1 हम रख के देखेंगे। देखो, अगर मैं a की जगह 5 रख दूं और b की जगह 2 रख दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा x² 5√3 और 2√3 माइनस 30। ठीक, अब आप कहोगे सर साइन कौन से चूज करें हम, साइन कौन से चूज करोगे, तो मुझे यहाँ पे प्लस का √3 चाहिए ना, प्लस का 3√3, तो मुझे इस वाली वैल्यू को, मतलब इस 5 को प्लस का 5 लेना पड़ेगा और इस 2 को मुझे क्या लेना पड़ेगा, माइनस का 2 लेना पड़ेगा हर हाल में। ठीक, तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं विद साइन तो मुझे मिडिल टर्म मिलना चाहिए साइन के साथ, प्लस का 5√3 माइनस का 2√3 प्लस का 3√3। एक चीज बिल्कुल वेरीफाई हुई। चीज नंबर 2 क्या, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। इनका मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, माइनस का 30 मिलना चाहिए। क्या मिल रहा है देखते हैं, 5 इंटू 5√3 इंटू 2√3 साइन के साथ, प्लस का 5√3 इंटू माइनस का 2√3, क्या मिलेगा मुझे, 5 2 10 और 10 इंटू 3 30 माइनस का, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये है कि मैंने ये स्प्लिट द मिडिल टर्म बिल्कुल सही करा है बेटा। ठीक है, ओके, अभी मैं फिर से समझाऊंगा। इस स्टेप को हमें एग्जाम में नहीं दिखाना है, ये सब आपके समझाने के लिए है।
ठीक है, ये सब भी आपको साइड में रफ में ही करना है। अब पेयरिंग करते हैं, ये दो पेयरिंग हो गई, इन दो की पेयरिंग हो गई, ग्रुपिंग हो गई। ठीक, यहाँ पे एक्स और चलेगा साथ में, क्या चलेगा, एक्स। एक्स अंडर रूट में नहीं आएगा, ठीक, एक्स हमारा बाहर ही चलेगा क्योंकि इसके साथ एक्स जुड़ा हुआ है ना, तो दोनों के साथ क्या चलेगा, एक्स चलेगा। ठीक बेटे, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है एक्स, तो यहां बचा एक्स प्लस 5√3। ठीक, अब इन दोनों में से क्या कॉमन लें सर, इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं माइनस का 2√3। क्या, माइनस का 2√3। अब ध्यान देना बात को, अब देखो एक समझने वाली बात यह है कि अगर हमने यहां से x कॉमन लिया तो ये तो हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये x कैसे आया और ये प्लस का 5√3 कैसे आया। कैसे आया बता सकते हो, एक इसका तरीका समझाता हूं मैं, यहां समझ लेते हैं। देखो जैसे मैंने यहां से x कॉमन लिया, ठीक, अब मुझे पता करना है यहाँ पे कौन सी वैल्यू आनी होगी, तो इस ग्रुप के फर्स्ट टर्म को मैं डिवाइड करूंगा साइन के साथ, प्लस का है ना, कॉमन ली हुई वैल्यू से प्लस के x के साथ, फिर से जो मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया है उससे मैं डिवाइड करूंगा इस ग्रुप के फर्स्ट टर्म को साइन के साथ। ठीक, तो एक x से एक x गया, क्या बचा, प्लस का x या फिर x आ गई। इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरी निकालो चलो, अब प्लस के 5√3x को मैं डिवाइड करूंगा किसके साथ, कॉमन ली हुई वैल्यू के साथ, तो प्लस से प्लस गया, एक x से एक x गया, क्या बचा 5√3 प्लस का आ गया। इसी तरीके से हम यहां पे सॉल्व करेंगे। देखो ये रब कर दे रहा हूं, अब यहां से हमने सोचा कि चलो माइनस का 2√3x कॉमन लेके देखते हैं, वो माइनस का 2√3। ठीक, अब मैंने यहां से माइनस का 2√3 उठा लिया, ठीक है बेटे, तो अब यहां पे क्या आएगा पता नहीं सर, देखते हैं। तो इस माइनस 2√3x को, इस फर्स्ट टर्म को मैं डिवाइड करूंगा कॉमन ली हुई वैल्यू से। ये मैं आपको मेथड बता रहा हूं जिससे आप आसानी से इसको फैक्टराइज कर सकते हो। माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2√3 से 2√3 कैंसिल, क्या बचा खाली प्लस का x या फिर x। वैल्यू मैच कर रही है, हाँ कर रही है, आगे बढ़ो। अब आप कहोगे सर यहाँ तो 2√3 दिख नहीं रहा है, लेकिन आएगा कुछ ना कुछ निकलेगा यहाँ से जिसकी वैल्यू इससे मिलेगी। देखो कैसे, -30 को मैं डिवाइड करूंगा किससे, कॉमन ली हुई वैल्यू से। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 30 कट जाएगा 15, यह आ गया 15√3। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे कैसे, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 15, यहां देख लेते हैं, ये हो जाएगा 15√3/3, 3 5 का 15 आ गया, प्लस का 5√3। ठीक बेटे, यहां तक बात, ये प्रोसेस आपको समझ में आया। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप बड़े आसानी से इनके ब्रैकेट्स की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक, अब ये दोनों वैल्यू मैच कर रही है तो इसका मतलब हमने फैक्टर्स बिल्कुल सही करे हैं। ठीक है, हम दोनों में से x प्लस 5√3 क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 2√3 माइनस का 2√3, तो ये क्या आ गए मेरे दो फैक्टर्स आ गए। आगे क्या है बच्चों, अब ये तो क्लास 9th की बात रही, अब क्लास 10th वाले क्या करेंगे। देखो क्लास 10th वाले क्या करेंगे, क्लास 10th वालों को हमें जीरोस निकालना होता है, 9th वाले को फैक्टर निकाल देंगे खाली, क्लास 10th वाले इसका जीरोस निकालेंगे, है ना। जीरो निकालने के लिए क्या होता था, हमें सबको जीरो के बराबर रखना पड़ता था कि नहीं रखना पड़ता था। तो ये तो फैक्टर्स आ गए, अब जीरो कैसे निकालोगे, हर फैक्टर को जीरो के बराबर रख के,
तो एक जीरो आ गया मेरा माइनस का 5√3, ठीक। और इस फैक्टर को जीरो के बराबर रखो, तो एक जीरो आ गया 2√3। ये क्लास 10th वालों के लिए प्रोसेस था। इसका मतलब ये होगा अल्फा की वैल्यू आ गई मेरी माइनस का 5√3 और बीटा की वैल्यू आ गई बेटा मेरे 2√3, क्योंकि अल्फा और बीटा दो रूट्स होते हैं ना, वो दो जीरोस होते हैं, ठीक है, किसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो बेटा ये पूरा प्रोसेस था जिसमें हमने ये सीखा जब अंडर रूट की वैल्यू x के कॉफिशिएंट के साथ होती है और x स्क्वायर के कॉफिशिएंट कोई एक नेचुरल नंबर होगा और कांस्टेंट टर्म मेरा एक नेचुरल नंबर होगा। लेकिन साइन का हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इस पूरे मेथड से हमने इसको फैक्टराइज करना सीखा। इसी तरीके से आप लोग इस टाइप के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई करें और जो नहीं आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि ये वीडियो सबने अच्छे से एंजॉय किया होगा इस वीडियो को और समझा होगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।